यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ वेरी 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 माइल्ड एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। इट कैप्चर्स फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी। यूरिक एसिड टोटली खराब नहीं होता। व्हाट आर द अदर एंटीऑक्सीडेंट्स यू कैन रिमेंबर बेटा? पढ़े हैं आप लोगों ने। और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? यस, विटामिन में ही होता है। विटामिन, यस, विटामिन सी इज द एंटीऑक्सीडेंट, यस। लेकिन बेटा उससे भी पावरफुल एक होता है विटामिन ई। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। बेटा विटामिन ई इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अब आज की बात करते हैं मुद्दे की बेटा। द पर्पस ऑफ टुडेज डेमोन्स्ट्रेशन कम प्रैक्टिकल क्लास इज यूरिक एसिड एस्टिमेशन। तो एक ब्रीफ आइडिया तो है ना दैट यूरिक एसिड इज जनरेटेड बाय प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन और यू कैन से मेटाबॉलिज्म। सो एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड बेटा आप लोग खुद लिख लीजिएगा। विल स्ट्रेट अवे कम टू प्रिंसिपल। कोलेस्ट्रॉल में बेटा कितने स्टेप रिएक्शन थी? 3 स्टेप रिएक्शन। इट वाज अ 3 स्टेप प्रोसेस। मैंने आपसे बेटा रिएक्शन नहीं पूछे, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कितने स्टेप्स होते हैं। Here the principle is requiring 2 steps. कितने? 2 steps. Step 1. अच्छा, यूरिक एसिड कहाँ से आ रहा है बेटा? ये हम ब्लड में एस्टिमेट कर रहे हैं, CSF में कर रहे हैं, यूरिन में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? हाँ, सीरम ब्लड एक ही बात है। सीरम इज ऑल्सो obtained from blood only. ठीक है, इट इज नॉट बीइंग एस्टिमेटेड इन यूरिन, नॉट बीइंग एस्टिमेटेड इन CSF और एनी अदर बॉडी फ्लूइड। वी आर एस्टिमेटिंग इन सीरम। किसमें? सीरम। याद रखना ये बात। जितने भी बेटा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो रहे हैं बेटा, ये सब सीरम में हो रहा है आपको। ओके, हाउ इट इज बीइंग जनरेटेड? बाय प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन। बाय प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन। बेटा हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है एक्सेप्ट RBCs, except no mature RBCs बेटा, mature RBCs। ऐसे ही एग्जामिनर आपको ले जाएगा बेटा घने जंगल में, वहां छोड़ देगा, वहां से निकल नहीं पाओगे। रिमेंबर बेटा, जितनी आपकी एज होगी ना, जो एक्सटर्नल आएगा उतना उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा। याद रखिएगा। मैच्योर आरबीसीज। किसमें? मैच्योर आरबीसीज। तो बेटा सारे सेल्स जो होते हैं वो नया जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे भी, पुराना डिग्रेड भी करेंगे। दैट मीन्स ईच एंड एवरी सेल वुड बी कंटिन्यूअसली मेटाबोलाइजिंग प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। कौन से? प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। दैट मीन्स कंटिन्यूअसली जनरेटिंग यूरिक एसिड, कंटिन्यूअसली जनरेटिंग यूरिक एसिड। होगा जनरेशन। तो बेटा वहीं से आपका ये यूरिक एसिड ब्लड में आता है। कहाँ आता है? ब्लड में। अब बेटा हम इसे एस्टिमेट करेंगे। प्रिंसिपल देखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या है? पढ़ो। यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद यूरिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? यूरिकेज एंजाइम। बेटा ये वाटर पता कहां से आ रहा है? सीरम में ऑलरेडी जितना बेटा प्लाज्मा कंपोनेंट है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर। और बेटा क्योंकि सैंपल ओपन में रखा जाता है तो ऑक्सीजन वहां से आपको प्रोवाइड हो जाती है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। Main thing is beta uric acid reacts with uricase enzyme. Which enzyme? Uricase. And it is converted into allantoin. Into allantoin plus H2O2 plus H2O2. Hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. बेटा याद रखना इस चीज का कोई काम नहीं है रिएक्शन। किसका? एलेंटॉइन का। इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एलेंटॉइन। लेकिन इसका नाम
बहुत फैंसी सा होता है ना, तो एग्जामिनर पूछ लेता है बेटा अब क्या बनता है, बच्चे कहते हैं सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट हो गया, पूछता है विच इज द सेकंड मेटाबोलाइट विच इज जनरेटेड, सो इट इज एलेंटोन, इट इज एलेंटोन. फॉर व्हाट वी हैव टू डील इज दिस थिंग H2O2. H2 बेटा हमारा सारा काम इसी से होगा. किससे होगा? H2O2 से. बेटा ये रिएक्शन अगर आप देख रहे हो तो 1 mole of uric acid will generate 1 mole of H2O2. That means I can say that amount of uric acid is directly proportional to amount of H2O2 generated. यानी कि बेटा जितना ज्यादा यूरिक एसिड होगा उतना ज्यादा H2O2 जनरेट होगा. अब ये सेकंड स्टेप आप सबको आना चाहिए. आगे क्या होता है? 4 अमाइनो एंटीपायरिन. यस, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म. 4 अमाइनो एंटीपायरिन. 4 अमाइनो एंटीपायरिन with a base of phenolic compounds. Okay? इसके साथ बेटा phenolic compounds भी होते हैं which constitute a dye. ठीक है? Now what will this give? अच्छा ये बताओ बेटा यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? Yes, peroxidase. Peroxidase enzyme. Which enzyme? Peroxidase enzyme. End product क्या होगा बेटा इसका? ये देखो H2O2 plus 4 amino antipyrine with phenolic compounds in presence of peroxidase enzyme will give क्या? हाँ, क्विनोनिन तो देगा पर कैसा? Yes, good. Reddish or pinkish quinonine dye, or you can say quinonine complex. And the principle does not ends here. Intensity of this complex is बेटा इंटेंसिटी इसके कलर की कितनी होगी? Is directly proportional to amount of uric acid present in sample. बेटा ये लाइन नहीं लिखोगे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है? क्योंकि डाई बनाने से हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, until and unless you don't justify by saying this line. जितना ज्यादा कलर का इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा. ओके? एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल? सिंपल है. एक स्टेप याद करना बेटा बस ये वाला, यूरिक एसिड विद यूरिकेज एंजाइम. दिस वन इज कॉमन इन ऑलमोस्ट 3 to 4 रिएक्शंस एज ऑफ नाउ. 3 से 4 रिएक्शंस में कॉमन है. ग्लूकोज में भी यही है, मुझे याद आ रहा है. प्रिंसिपल में बेटा डाउट किसी को? Anyone has any query regarding the principle? Shall I proceed? लिख लिया सबने? Now we'll proceed to procedure. बेटा क्योंकि ये कोलोरीमेट्रिक एस्टिमेशन है. कौन सी है? कोलोरीमेट्रिक. तो कितनी टेस्ट ट्यूब्स बनानी पड़ेंगी हमें? बोलो. ब्लैंक एंड टेस्ट. ब्लैंक एंड टेस्ट. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द टेबल. ठीक है? आप लोग इसे अपने वर्ड्स में आराम से एक प्रोसीजर लिख सकते हैं ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स इन से 8 to 10 लाइन्स. मोर देन इनफ. ठीक है? 8 to 10 लाइन्स. First one, we'll take working reagent. We'll take working reagent.
Now, what is this working reagent, beta? Working reagent is composed of 60 ml of, write down, working reagent is composed of, you write down just this brief composition, okay? Working reagent is composed of 60 ml of L1, 60 ml of L1 reagent, 60 ml of L1 reagent plus 15 ml of L2 reagent, 15 ml of L2 reagent. ये बेटा इसका एक बहुत ही brief composition है. Will take 1000 microliter, कितना? 1000 microliter in all 3 test tubes, blank, standard और test. ठीक है? Will take 1000 microliters in blank, in standard and in test. After that, we'll take distilled water. बेटा डिस्टिल वाटर किस में डलेगा? ब्लैंक में, स्टैंडर्ड में, टेस्ट में? किसमें? ब्लैंक में. सो 20 माइक्रोलीटर ऑफ डिस्टिल वाटर इन ब्लैंक. शैल वी पुट इन स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड में डालें. सिमिलरली फॉर टेस्ट. ओके, नाउ विल टेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. विल टेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. बेटा ब्लैंक में कुछ नहीं डलेगा, स्टैंडर्ड में कितना डलेगा? कितना? 20 माइक्रोलीटर. एंड सिमिलरली नथिंग इन टेस्ट. फाइनली विल टेक आवर सीरम सैंपल. विल टेक आवर सीरम सैंपल. Nothing in blank, nothing in standard, and 20 microliters in test. So this completes with your brief procedure. Any doubts regarding this? How blank is prepared, how standard is prepared, and how test is prepared, and how working reagent, which one? Working reagent is reconstituted by mixing 60 ml of L1 plus 15 ml of L2 reagent. Any doubts? किसी का कोई डाउट अभी तक? सिंपल है. प्रोसीजर इज ऑल्सो डन. नाउ कमिंग टू द ऑब्जर्वेशन पार्ट. बेटा जो भी ओडी आपको मिलेगी आप वो अपनी मैनुअल्स में लिखिएगा. हाँ, इंक्यूबेशन इज 10 मिनट्स बेटा. सॉरी, दिमाग से निकल गया मेरे एकदम. इंक्यूबेशन टाइम इज 10 मिनट्स. वैसे ही मैं आपको आगे बताता कैलकुलेशन वाले पार्ट में, बिकॉज दैट कॉम्प्लेक्स, दैट रेडिश और पिंकिश डाई फॉर्म्ड इज स्टेबल फॉर 8 to 12 आवर्स. स्टेबल फॉर 8 to 12 आवर्स. ओके, तो वो कॉम्प्लेक्स बेटा अगर आपका बन जाए तो बिल्कुल जल्दी मत करना. वी हैव ऑल द टाइम. आराम से एस्टिमेट हो जाएगा. ठीक है, आराम से. ऑब्जर्वेशन बेटा जो भी ओडी आपकी आ रही है आप आराम से उसे लिखिएगा बैठ के वहां पे. ठीक है, दैट वुड बी योर ऑब्जर्वेशन. कमिंग टू द कैलकुलेशन पार्ट. व्हाट्स द फॉर्मूला बेटा? ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन OD of into multiplied by concentration of standard. Good. In our case, the standard concentration is 8 milligram per deciliter. How much? 8 milligram per deciliter. Now, what is the normal range of uric acid in blood? Good. It is 3 to 6 mg per dl in males, and 3 to 7 in males, and 3 to 6 in
females. Good. 3 to 6 mg per dl in females. Some textbooks write as 2.5 to 6 also, which is also correct. It depends on what method we are using to estimate the sample. Both are correct. ठीक है? It has to be justified in a very broad range. Why it is less in females? Yes, it is somewhat related to muscle mass. It is somewhat related to muscle mass. But some recent studies have also showed that female sex hormones, कौन से? फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, बेटा इसका लेवल थोड़ा रिड्यूस भी करके रखते हैं. इट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन. इट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन. 1-2 दिन पहले मुझे एक पेपर मिला बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने देखा. नेचर का नाम सुना? इट इज अ वेरी रेप्यूटेड जर्नल बेटा, वेरी रेप्यूटेड. उसमें पब्लिश हुआ था. इट वाज पब्लिश्ड देयर. इसीलिए आपने देखा होगा बेटा, गाउट के पेशेंट ज्यादातर कौन होता है? आदमी होता है. फीमेल्स आर नॉट वेरी ससेप्टेबल टू गाउट, है ना? ये कारण ये भी होता है. चलिए आगे देखते हैं. मसल मास ब्रॉडली इट इज करेक्ट, बट यू शुड एक्सप्लोर दिस एंगल ऑल्सो. ओके, कैलकुलेशन इज डन. आफ्टर दैट क्लिनिकल पार्ट इज लेफ्ट, है ना? क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन. क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन तो क्या क्या हो गया? एम मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख लेना. प्रिंसिपल इज डन. प्रोसीजर आई हैव टोल्ड. देन कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन लैब में बेटा. कैलकुलेशन इज डन. नाउ ओनली क्लिनिकल. यस, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन. इट्स क्लिनिकल इज वेरी वेरी टफ. And all of it would be covered in your theory classes in vivid details. ठीक है? As of now, आप एक brief idea बेटा आज यहाँ से लेके जाएं for your theory class, क्योंकि बेटा इसका clinical explain करने में ही 2 lecture लगता है. सिर्फ इसका clinical explain करने में. synthesis में 2 अलग से लगता है बेटा, तो बहुत difficult topic होता है ये. अगर बेटा यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? जस्ट कॉल्ड हाइपर यूरेसीमिया. हाइपर क्या? हाँ, हाइपर यूरेसीमिया. इट इज कॉल्ड हाइपर यूरेसीमिया व्हेन इट इज अबव 7 mg per dl और अबव. ठीक है? रीजन बढ़ने के बेटा प्राइमरी रीजन क्या होता है? एक चीज कभी किसी ने बोली थी, गाउट, है ना बेटा? जब बढ़ जाता है तो उससे क्लिनिकल पैथोलॉजी जो जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड गाउट. गाउट इज वन जस्ट क्लिनिकल पैथोलॉजी दैट जनरेट्स ड्यू टू एलिवेटेड यूरिक एसिड. इस बात को समझना. अगर बेटा यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उससे हमें गाउट होता है. ठीक, लेकिन बेटा यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं. व्हाई यूरिक एसिड इज इंक्रीजिंग? क्या बेटा? गाउट होने के ना दो तरह के टाइप्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गाउट. उससे आपको इनका रीजन समझ में आएगा. फर्स्ट वन क्या होता है बेटा? फर्स्ट वन इज प्राइमरी गाउट. कौन सा? प्राइमरी गाउट. फर्स्ट वन इज प्राइमरी गाउट. What happens in primary gout? आपको मैंने बताया था बेटा, there is something called de novo synthesis of nucleotides in body. De novo synthesis of nucleotides in body, including purine nucleotide. तो बेटा बॉडी को एक सेट अमाउंट में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड हमेशा सिंथेसाइज करते रहना पड़ता है. क्यों करते रहना पड़ता है बेटा? क्योंकि जाहिर सी बात है, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर इन डिवाइडिंग फेज. जब बेटा वो डिवाइड होंगे तो उनको लिए जेनेटिक मटेरियल भी तो नया बनाना पड़ेगा, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि जितना है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा सब में चला जाता. नहीं, न्यू जेनेटिक मटेरियल एंड इक्वल जेनेटिक मटेरियल हैज टू बी सिंथेसाइज्ड फॉर, एंड फॉर दैट कंटिन्यूसली बेटा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स आर जनरेटेड इन बॉडी अलॉन्ग विद pyrimidines आल्सो. लेकिन अभी क्योंकि यूरिक एसिड की बात हो रही है तो आई विल टॉक अबाउट प्यूरिन्स. ठीक है, इतना क्लियर? इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines, और यू कैन से न्यूक्लियोटाइड्स आल्सो. पर बेटा मेजॉरिटी प्यूरिन्स और pyrimidines होते हैं.
ठीक है। प्राइमरी गाउट में क्या होता है बेटा, देयर आर सर्टेन एंजाइमेटिक फैक्टर बेटा, जिससे ये रेगुलेशन जो है ना, इट गेट्स डिस्टर्ब्ड, causing overproduction of purine nucleotides। अब जब बेटा ओवर प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है उसका डिग्रेडेशन भी ज्यादा होगा नहीं होगा? और जब डिग्रेडेशन ज्यादा होगा तो यूरिक एसिड भी ज्यादा बनेगा, यूरिक एसिड विल ऑल्सो बी मोर, ज्यादा जनरेट होगा। इसमें जो पहला होता है बेटा प्राइमरी में, द फर्स्ट पाथवे इज डी नोवो सिंथेसिस। विच वन? डी नोवो सिंथेसिस पाथवे। और इसमें जो एंजाइमेटिक डिफेक्ट जहां आता है ना बेटा, वो यहां आता है। PRPP synthetase, PRPP synthetase, यही पूछूंगा मैं अभी लैब में। PRPP synthetase, phosphorybosyl pyrophosphate। Repeat after me बेटा, phosphorybosyl pyrophosphate, PRPP। Now what is this PRPP बेटा? आपको पता है प्यूरिन रिंग कैसा होता है बेटा? डबल मेंबर्ड रिंग होता है, दो रिंग्स फ्यूज्ड होते हैं साथ में। PRPP बेटा स्टार्टिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग मटेरियल होता है, जिसके ऊपर प्यूरिन रिंग सिंथेसाइज होगी आपकी, जिसके ऊपर बेटा पूरा प्यूरिन रिंग आपका सिंथेसाइज होगा। ओके, PRPP। और इसको जो सिंथेसाइज करता है बेटा वो कौन सा एंजाइम होता है? PRPP सिंथेटेज। ब्रीफली अभी इतना समझिए, अगर इस एंजाइम में बेटा कुछ डिफेक्ट आ जाए, then there is over production of purine nucleotides, or I should say purine nitrogenous bases। जाहिर सी बात है, ज्यादा बेसिस बनेंगे तो बेटा ज्यादा न्यूक्लियोटाइड भी बनेंगे आपके, है ना? This was the defect in de novo pathway, de novo synthesis of purine bases, de novo synthesis of, जहां बेटा बॉडी खुद से ही बनाई जा रही है। सेकेंड होता है बेटा सैल्वेज पाथवे। Second one is salvage pathway. Second pathway is salvage pathway, and they both are coming in primary gout। ये दोनों पैथोलॉजीज बेटा प्राइमरी गाउट की ही हैं। किसकी? प्राइमरी गाउट की। इसमें एंजाइम जो होता है बेटा, ये होता है HGPRTase। Which enzyme? HGPRTase। इसमें बेटा ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, ग्वानिन, ये सब आएंगे। ठीक है। दिस पाथवे इज अ बिट शॉर्टर एंड इजी टू रिमेंबर एज कंपेयर टू डी नोवो सिंथेसिस। इसीलिए बेटा इसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है। और चांस पता क्यों है इसका आने का, जो थोड़ा बहुत है भी, बिकॉज इट इज यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपिंग सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग। बेटा दैट मैकेनिज्म इज ऑल्सो वेरी इलेबोरेट इन योर थ्योरी, कैसे इनको एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह यूटिलाइज किया जाता है। तो ये बेटा दोनों किस में आता है? प्राइमरी गाउट में। किसमें? फर्स्ट एंजाइम इज व्हाट? PRPP synthetase, which is the enzyme for de novo pathway, Second कौन सा बेटा? HGPRTase। Second one is HGPRTase, which is the enzyme for salvage pathway, और ये दोनों बेटा रीजंस होते हैं प्राइमरी गाउट के। किसके? प्राइमरी गाउट। मेन रीजन क्या होता है बेटा? ओवर प्रोडक्शन। मेन रीजन इज overproduction. Now second one is secondary gout। क्या होना चाहिए बेटा सेकेंडरी गाउट में? सोचो। If a person is suffering from polycythemia, leukemia, तो बेटा उसमें सेल्स का नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना।
जब बेटा सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सेल्स में जेनेटिक मटेरियल भी ज़्यादा होगा, मोर सेल्स विल बी कैरिंग मोर जेनेटिक मटेरियल, और जब बेटा वो सेल्स मरेंगी तो वो जेनेटिक मटेरियल डिग्रेड होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसके डीएनए में खाली पिरिमिडीन से होंगे बेटा, प्यूरिन्स भी होंगे, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा प्यूरिन्स बेटा जब वापस डिग्रेडेशन के लिए आएंगे तो उनसे क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा। एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल, आफ्टर दैट डेथ ऑफ सेल that will go under degradation generating more uric acid, इसीलिए बेटा पॉलीसाइथीमिया से ज़्यादा ल्यूकीमिया, उसमें यूरिक एसिड का लेवल और कारणों से बढ़ता है, देयर आर सर्टेन ड्रग्स ऑल्सो, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ता है। सो इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड वेरी केयरफुल यूरिक एसिड लेवल। ओके, उसके बाद एक चीज और, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, दिस इज ऑल्सो इन सेकेंडरी रीजन। जैसे पहला मैंने आपको क्या बताया, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर अंडर सेकेंडरी रीजंस, ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स लाइक ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। व्हाई क्रॉनिक एल्कोहलिज्म बेटा, सोचो। यूरिक एसिड की मैंने आपको बताया था व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, अगर किसी को याद हो बेटा, यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है, बहुत, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब समझते हो ना, बहुत कम डिसॉल्व हो। अब एट सर्टेन टेम्परेचर लाइक फॉर से 37 डिग्री, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है बेटा, उसमें लेट अस से यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी ब्लड में होती है आपकी, लेट फॉर एग्जांपल 5 mg पर डीएल, कितनी, 5 mg पर डीएल। बट बेटा टेम्परेचर ऑफ ब्लड डज नॉट रिमेन सेम एट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हर जगह थोड़ा थोड़ा बेटा वेरिएशंस होता है, थोड़ा थोड़ा स्लाइट वेरिएशंस, लाइक दिस थोरैक्स एंड एब्डोमेन पार्ट। बेटा हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स यहीं पे होते हैं, ऑल आवर वाइटल ऑर्गन्स आर हियर। तो यहाँ पे बेटा जो प्रेफर्ड गर्म खून होगा ना बॉडी का, वो यहीं पे पंप होगा, so that your vital organs always get oxygenated warm blood। ठीक, आपके पैरों में कोई वाइटल ऑर्गन नहीं होता बेटा, देयर आर नो वाइटल ऑर्गन्स इन योर लोअर लिम्स, हाथों में भी नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल सर्दियों में देखते हो ना बेटा, पैर बहुत ठंडे रहता है, नहीं गर्म हो पाता, आप चाहे 4 जोड़ी सॉक्स पहन लो बेटा, नहीं गर्म होता। सिमिलरली फॉर हैंड्स, नहीं गर्म होता, क्योंकि बेटा बॉडी की पहली प्रायोरिटी आपको जिंदा रखना होता है, आपको कंफर्ट देना नहीं कि चारों तरफ गर्म खून आपको देंगे, ठीक है। होम्योस्टैसिस इज अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग, एंड बॉडी यूटिलाइजेज द एनर्जी स्टोर्स वेरी रैशनली, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करती है, बहुत ध्यान से। अब पैरों की तरफ बेटा जो आपका ब्लड होगा ना, वो ट्रेवल करते करते बेटा थोड़ा ठंडा हो ही जाता है, इट स्लाइटली ड्रॉप्स इन टेम्परेचर, ठीक है, स्लाइटली, वेरी स्लाइटली। एज द टेम्परेचर फॉल्स, एज द टेम्परेचर फॉल्स, solubility of uric acid, solubility of uric acid also decreases in blood, also decreases in blood। तो बेटा जो खून पैरों की तरफ जा रहा है उसमें यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि बेटा वहाँ टेम्परेचर भी ब्लड का थोड़ा सा कम होगा। लेट अस से वहाँ पे सॉल्युबिलिटी 4.97 mg पर डीएल है, कितनी है, 4.97 mg पर डीएल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी थी, अराउंड 5 थी, अब वहाँ कितनी हो गया, 4.97। दिखने में कोई फर्क नहीं लगता, क्या फर्क है, 5 और 4.97, वो भी mg पर डीएल में है। लेकिन बेटा दिस एक्स्ट्रा 0.03 mg पर डीएल जो है ना, ये एक दिन में आपको इतना डैमेज नहीं करेगा जितना ओवर एंड ओवर एंड ओवर डेज, वीक्स, मंथ्स, स्लोली बेटा ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा यूरिक एसिड आपका ब्लड से प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, ब्लड से प्रेसिपिटेट होता जा रहा है। और क्यों प्रेसिपिटेट हो रहा है, क्योंकि बेटा वहां टेम्परेचर ब्लड का कम है। और सबसे ज्यादा दिक्कत की बात बेटा, ये जमा कहाँ होता है, ये यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट होकर जाता कहाँ है, इन साइनोवियल मेम्ब्रेन, इन साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स। किसमें, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट, कॉजिंग टोफाई, कॉजिंग
टोफाई, TOPHI। वो जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होता है ना जॉइंट्स में बेटा, उसको हम कहते हैं टोफाई। क्या कहते हैं? टोफाई। अब अल्कोहल से इसका क्या रिलेशन है? वाई क्रॉनिक एल्कोहलिक्स आर एट मोर रिस्क फॉर डेवलपिंग गाउट। बेटा एक तो टेम्परेचर से सोल्यूबिलिटी कम हो रही है, दूसरा अगर आप अल्कोहल पीते हैं इट फर्दर डिक्रीजेस द सोल्यूबिलिटी ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। बेटा जैसे ही अल्कोहल ब्लड में एंटर होगी ये यूरिक एसिड की सोल्यूबिलिटी और कम कर देगी। इट विल फर्दर डिक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। इसीलिए जो बेटा गाउट के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको अल्कोहल बिल्कुल छूने भी नहीं दी जाती, बिल्कुल छूने भी नहीं दी, देखने भी नहीं दी जाती। दूसरा, कंज्यूमिंग मीट, स्पेशली रेड मीट। वाई? बेटा मीट में क्या होता है? मीट से भी तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे हैं, एक्सटर्नली मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? मीट में क्या होता है बेटा? मीट में वो सेल्स ही तो होते हैं अल्टीमेटली, 2000 सेल्स ओनली, ठीक? उन सेल्स के अंदर क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस होगा। उस न्यूक्लियस में क्या होगा बेटा? उस गरीब आदमी का जेनेटिक मटेरियल होगा जिसको मार के खा रहे हैं हम लोग, ठीक? तो बेटा वो जेनेटिक मटेरियल भी तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जा रहे हैं, इवन दे विल आल्सो गेट मेटाबोलाइज्ड, जनरेटिंग मोर यूरिक एसिड, जनरेटिंग मोर यूरिक एसिड। इसलिए बेटा जो गाउट के पेशेंट्स होता है ना, उनको दो चीजें मना की जाती, फर्स्ट वन इज अल्कोहल एंड सेकंड वन इज, समझ आया? और जैसे नॉर्मल पर्सन का भी किसी का जैसे यूरिक एसिड बढ़ा आता है तो डॉक्टर सबसे पहले डाइटरी हिस्ट्री यही पूछता है कि आप शराब पीते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, अपनी डाइटरी स्पेसिफिकेशंस बताइए हमें। तो बेटा अल्कोहल कैसे इफेक्ट करती है यूरिक एसिड के प्रेसिपिटेशन को? क्योंकि बेटा सोल्यूबिलिटी कम कर देती है। एंड सेकेंड, मीट, बिकॉज वी आर स्ट्रेट अवे इंजेस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स। बेटा उसमें क्या होता है? यही तो होता है मीट में, और क्या होता है? आई बात समझ? अंडरस्टूड है ना? तो ये आपके होते हैं बेटा गाउट, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके दो एंजाइमेटिक डिफेक्ट है, पहला PRPP सिंथेटेज इन डी नोवो पाथवे, दूसरा कौन सा है? HGPRTase इन सैल्वेज पाथवे। दूसरा बेटा सेकेंडरी रीजंस क्या होते हैं? लाइक certain types of cancers like polycythemia, leukemia, chronic alcoholism, ठीक? ये सब these are secondary reasons। इन दोनों की बेटा साइकिल्स हैं जो बहुत परेशान करेंगे। then there is clinical related to that also। आपको एक क्लिनिकल का भी एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। बेटा जो कैंसरस सेल्स होते हैं, कौन सा सेल? कैंसरस सेल। बेटा वो अपना जेनेटिक मटेरियल भी तो बनाएंगे, दे विल मेक देयर जेनेटिक मटेरियल आल्सो। सो व्हाट वी डू, वी यूज दी, स्पेशली दिस वन, इस डिफेक्टिव एंजाइम को बेटा हम यूज करते हैं ताकि कैंसरस सेल्स में डिफेक्टिव एडेनिन और गुआनिन इनकॉर्पोरेट हो, डिफेक्टिव एडेनिन और गुआनिन इनकॉर्पोरेट हो, ताकि बेटा जब वो कैंसरस सेल वापस डिवाइड करे ना तो वो डिवाइड ही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके जेनेटिक मटेरियल में जो एडेनिन और गुआनिन होंगे, स्पेशली एडेनिन, वो सारे डिफेक्टिव होंगे। क्या होंगे? सारे डिफेक्टिव, एंड अल्टीमेटली दैट कैंसर सेल विल डाई। सो दिस इज जस्ट अ वेरी ब्रीफ क्लिनिकल अप्रोच टू दैट। ऑल ऑफ इट वुड बी कवर्ड इन योर थ्योरी क्लासेस। रिमेंबर, यूरिक एसिड अगर आपके पास आया है ना इन फाइनल्स फॉर क्लिनिकल एस्टिमेशन, तो बेटा भगवान के आगे हाथ जोड़ के अंदर एक्सटर्नल के पास जाना। इसका वाइवा बहुत खतरनाक होता है, इसका इनफैक्ट इसमें आपको थ्योरी में भी बहुत परेशानी आएगी, देखिएगा। इट इज़ अ वेरी वेरी टफ टॉपिक और इससे आता भी बहुत कुछ है। ओके, सो द पर्पस ऑफ टुडेज क्लास वाज टू एस्टिमेट यूरिक एसिड। ठीक है, ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड बेटा लिख लीजिएगा आप लोग। प्रिंसिपल इज डन। एनी डाउट इन प्रिंसिपल? Procedure, a brief procedure has been explained. You can write down in your own words 6 to 10 lines बेटा, जितना आप लोग कन्वीनियंट हो, 6 to 10 lines। ओके, पर वो सब चीज़ एक्सप्लेन कर दे, कुछ चीज़ छोड़िएगा मत। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यू विल टेक इन लैब, कैलकुलेशंस, OD of test upon OD of standard into concentration of standard। बेटा टुडे द स्टैंडर्ड concentration is 8, कितना? 8 mg per dl। The normal range of uric acid has been discussed, males, females।
आफ्टर दैट क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन, गाउट। ये तो बेटा बढ़े हुए का, घटे हुए का किसी को पता है? घटता किन में है? किस डिसऑर्डर में घट जाता है बेटा? क्या? इट इज फैंकॉनी सिंड्रोम। इज फैंकॉनी सिंड्रोम। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इवन, हाँ वो थ्योरी में आएगा, देयर इज दैट लेशनायन सिंड्रोम आल्सो रिलेटेड टू दैट ओनली। लेशनायन सिंड्रोम बेटा आपका थ्योरी में डिस्कस होगा, ठीक है? पर बेटा डिक्रीज किसमें होता है? फैंकॉनी सिंड्रोम। किसमें? फैंकॉनी सिंड्रोम। वॉन गिर्क्स डिजीज, what happens to uric acid level in von Ginck's disease? Why uric acid is elevated in von Ginck's disease? ये पढ़ा है, आप सब ने पढ़ा है बेटा। क्या? हेपेटोमेगेली से बेटा यूरिक एसिड का क्या रिलेशन? हेपेटोमेगेली होती है बेटा दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है लीवर में। बेटा दैट एक्सेसिव ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज is shunted into HMP shunt pathway, HMP shunt pathway में क्या बनता है बेटा? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर क्या ट्रिगर करेगा बेटा? किसका सिंथेसिस? न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। किसका? न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो बेटा बॉडी ज्यादा एडेनिन और गुआनिन बनाएगी फिर, ओके? अब जब बेटा न्यूक्लियोटाइड ज्यादा बनेंगे तो जाहिर सी बात है जब डिग्रेड होंगे तो यूरिक एसिड भी ज्यादा होगा। ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तो ज्यादा न्यूक्लियोटाइड डिग्रेड भी होंगे, जिससे यूरिक एसिड भी ज्यादा होगा। Okay, so this is the clinical correlation with von Ginck's disease. Okay, any queries, any doubts regarding the practical or clinical? बेटा आप लोग एक काम ये करिएगा, prepare only test vial। कौन सी? टेस्ट ब्लैंक बेटा वहाँ डिस्टिल वाटर से हम 0 सेट कर लेंगे, ओके? स्टैंडर्ड वाइल हम वहाँ रख देंगे, ठीक है? 2 स्टैंडर्ड वाइल्स वुड बी प्रिपेयर्ड देयर। आपको जो भी स्टैंडर्ड की रीडिंग लेनी है ना, आप उसे लगा के उसे उठा के कोलोरीमीटर में रख दीजिएगा एंड यू टेक द रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है? जो भी आ रही है आप उसमें लिख लीजिएगा। और जो भी आपके पास टेस्ट होगा बेटा उसको क्यूवेट में डाल के अपने टेस्ट की रीडिंग ले लीजिएगा, ओके? टाइम भी बचेगा, रिएजेंट भी बचेगा और काम भी आराम से हो जाएगा, ओके? यू मे ऑल प्रोसीड टू लैब।
कॉमन सेंस का 4 अमाइनो एंटीपायरिन से कैसा कॉम्प्लेक्स आ रहा है? रिड्यूस का याद है? बताओ। कोलेस्ट्रॉल यूरिया में क्या कलर आ रहा था? मैंने खुद कराया था, ग्रीन कलर आ रहा था बेटा यूरिया में। हमारा तो रोल नंबर देख के कहेंगे हम जानना तो पहले अच्छे स्टूडेंट है, बस तुम तो हमारा खराब कर दोगे यार। अच्छा देखिए, अरे उस दिन जसमीत सर बाइबल लिखे थे तो इसका रोल नंबर अरे मैंने जसमीत सर को मैंने कहा सर स्टूडेंट अच्छी है, अभी आई बाइबल दिया सर हम देख रहे हैं अच्छा बोल नहीं फिर हम पर बैठे मुझे ना ये अभी तो इशू ना हमारे जगह alcohol is dangerous for cow. একদমের মধ্যে তো সময় থাকতো না কিউবিক পুষ্টি করা কোনো যদি কিছু না টেম্পারেচার ইজ another factor, alcohol is a different factor. I'll give you one thing. अल्कोहल का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता from which part of the alimentary canal alcohol is absorbed? कोई नहीं बोलेगा वहीं से उसका रिलेशन टेस्ट ट्यूब इतना पूरी ना कौन पूरा डाइजेशन फेज में जाओ वहां से किसी को क्या एब्जॉर्प्शन नो yes बाकी सब चीज का कोई विकास होता है अच्छा से all is a special kind of metabolism ना कुछ mouth से भी absorb होता है majority part is absorbed from mouth heart is now immediately comes into your bloodstream जैसे ही बेटा अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में आएगी तो यूरिक एसिड सॉल्युबिलिटी कम करना पीडी कम कर जितना ज्यादा बेटा अल्कोहल का कंटेंट होगा उतना यूरिक एसिड सॉल्युबिलिटी होगी प्रोसेस जैसे वो डिस्टल जॉइंट्स में जाएगा इट विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग राइट और टेंपरेचर दे कौन से आपके बीच में जो हमारा फिलहाल मुझे पता नहीं दैट इज हाउ इट इज मीन इसलिए डाउट पेशेंट्स को मना किया जाता है कि शराब ना इसलिए लेके आएंगे एल्कोहलिक है तो फिर हम कहता है इधर पैर का पास पेट का अंदर पे